तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं सूरज त्रिपाठी एग्जाम बोटी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जाम बोटी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएससी से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी। जिन भाइयों को एसएससी के बारे में एक भी जानकारी नहीं है, जिन्हें नहीं पता है कि आखिर एसएससी क्या होती है, एसएससी के अंडर में कौन कौन सी तैयारियां होती हैं, एसएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उन एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो भाइयों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार फिर से आप सभी को, मैं सूरज त्रिपाठी एग्जाम बूटी की टीम की तरफ से आप सभी के लिए एक नई दमदार वीडियो लेकर के आया हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप एलिजिबल नहीं है और आपको लगता है कि भाई साहब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, है ना, मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता हूँ और मुझे घर में रह करके तैयारी करनी है, परंतु घर पे रह करके तैयारी नहीं हो सकती, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंटेंट का लिंक आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात करें एसएससी आखिर होती क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एसएससी का फुल फॉर्म हो जाता है और आपके सामने कुछ ब्लू कलर से चीजें लिखी हुई हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो ऐसा भी अल्फाबेट्स नहीं है ना। यही है एसएससी की सारी वैकेंसीज। एसएससी के अंडर में जितनी वैकेंसीज आती हैं ना, ये सारी दी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है ना वैकेंसीज, उनकी सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अधिकतम बच्चे जिसकी तैयारी करते हैं ना, उसकी वैकेंसी की जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। आइए देखते हैं कि भाई साहब क्या क्या है। तो पहले नंबर पे आती है हमारी सीएचएसएल। नाम शायद सुना होगा आपने, सीएचएसएल। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये सीएचएसएल हो गया। दूसरे नंबर पे आती है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तीसरी हो गई स्टेनोग्राफर, C&D ग्रेड में आती है ये। और चौथी हो गई मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आती है IMD, उसके बाद आती है SSCGD, फिर आता है सेक्शन ऑफिसर यानी ऑडिट कॉमर्शियल, फिर आता है FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर आता है जूनियर इंजीनियर, फिर आता है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम भी होता है, फिर आता है लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर आता है SSC डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, फिर आता है CPU सब इंस्पेक्टर। के बारे में पूरी जानकारी देंगे, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि भाई साहब CHFL क्या होता है हमारा। CHFL का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। CHFL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने 10+2 किया हुआ है, अगर आपने 12वीं पास करके रखा हुआ है सिंपली, तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा यानी 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। बात करें इसके सैलरी की, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी तो होती है जिसको देख करके आप लोग तैयारी करते हैं ना, कि भाई साहब इसकी 1.5 लाख सैलरी आई है, इसी की तो तैयारी करेंगे हम, है ना, मंथली 1.5 लाख कमाएंगे। तो इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो मंथली जो सैलरी इसकी होती है, द मंथली सैलरी फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट विल वेरी बिटवीन रेट 30,000 टू बिटवीन 40,000। 30,000 से लेकर के 40,000 के बीच में इसकी मंथली सैलरी होती है। बात करें एग्जाम पैटर्न के इसकी, तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होते हैं, तो भाई साहब 2 फेजेस में एग्जाम होते हैं इसके। एक हो जाता है Tier 1, दूसरा हो जाता है Tier 2। Tier 1 में प्री एग्जाम होता है, Tier 2 में मेंस होता है, ठीक है। आइए बात करें सिलेबस की। भाई साहब आपने वैकेंसी के बारे में जाना, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, आखिर इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, उसके बारे में तो जानकारी चाहिए ना। एग्जाम देने जा रहे हैं, एलिजिबल है, तो तैयारी तो चाहिए ना। और तैयारी करने के कैसे करेंगे, तैयारी करने के लिए कुछ पता होना चाहिए ना, क्या सब्जेक्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट होते हैं 4 सब्जेक्ट माने जाते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से, एक हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया मैथ, तीसरा हो गया रीजनिंग, चौथा हो गया GS। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं CHFL में। भाई साहब CHFL के बारे में ये जानकारी मिली आपको, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मिली आपको, ठीक है। एज कितनी होती है, मिनिमम 18 साल, ठीक है। भाई साहब CHFL होता क्या है, काम क्या करना होता है, ये तो जानकारी होनी चाहिए ना आप लोगों को। प्राइवेट डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम तो सुना ही होगा ना, उसी तरीके ये गवर्नमेंट है, ठीक है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसका काम क्या होता है? मुख्यतः आपको कंप्यूटर में सभी महत्वपूर्ण डेटा की एंट्री करना होगा, यही सीएचएसएल का मुख्य काम होता है। सीएचएसएल की भी कुछ पोस्ट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, उसके बाद असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए हो गया, देन उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी पीएएसए हो गया, लास्ट में आ जाता है हमारा कोर्ट क्लर्क। ये हो गए सीएचएसएल के पोस्ट, है ना। आइए बात करते हैं आगे कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब, सीएचएसएल का नाम काफी कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन सीजीएल का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। सीजीएल क्या होता है? मैं बताता हूँ सीजीएल क्या होता है। सीजीएल को मिनी आईएएस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? भाई साहब, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्या होता है? यूपीएससी होता है। यूपीएससी में तो पता है ना, रीढ़ की हड्डी एक होता चाहिए, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। वही हाल सीजीएल में भी अप्लाई होता है मेरे भाई। सीजीएल में भी कम मेहनत नहीं करनी पड़ती है। होते 4 ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया जाता है मेरे भाई। इसीलिए यूपीएससी के मुकाबले तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसको भी यूपीएससी के लेवल में रखा जाता है कि नहीं? इसलिए इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। आइए सीजीएल के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। आगे सीजीएल होता क्या है? सीजीएल का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। आखिर आप सीजीएल का फॉर्म कैसे भर सकते हैं? ठीक है, तो हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री है तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ये होती है इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? आपके पास बस सीधे सीधे डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी कोई भी चलेगी यार, कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपको, बस आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की इसकी बात करें भाई, जैसा सीएचएसएल में मैंने आपको बताया एग्जाम पैटर्न, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न वही अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या होता है देख लीजिए। टीयर 1 में प्री का एग्जाम होता है, टीयर 2 में मेंस का एग्जाम होता है। सिंपल भाई, सीएचएसएल की तरीके इसमें भी एग्जाम पैटर्न होता है। और देखें सिलेबस क्या होता है इसका। सिलेबस हो जाता है 4 ही सब्जेक्ट होते हैं भाई साहब, जैसा सीएचएसएल में मैंने बताया वही सीजीएल में अप्लाई करिए। क्या होता है? 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ये 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सीएचएसएल अगर निकाल लेंगे तो सीजीएल क्यों नहीं निकाल लेंगे? आखिर सीजीएल में इतनी ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है सीएचएसएल के मुकाबले? तो भाई साहब आगे सुनते जाइए। सीएचएसएल में आप एग्जाम देते हैं, वही सेम सब्जेक्ट होता है, वही सेम पैटर्न होता है, किंतु परंतु क्या क्या अंतर होता है बताऊं? अंतर सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल का होता है। सीएचएसएल के क्वेश्चंस का लेवल डाउन होता है, सीजीएल के क्वेश्चंस का लेवल अप होता है। इतनी सी वहती है, ठीक है, इतना अंतर होता है। इसके सीजीएल के पोस्टेज के बारे में बात करें और सैलरी के बारे में बात करें तो भाई साहब ये आपके सामने सीजीएल की सारी पोस्टेज दे रखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो आपको। ये सारी चीजें हैं, ये एसएससी सीजीएल की सारी पोस्टेज हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल की पोस्टेज हो गई और ये उनकी मिनिस्ट्री हो गई, ये उनका ग्रेड पे हो गया। सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे 7 लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे। यानी कि बात करें इसके अंगों में बात करें तो भाई साहब 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की सैलरी होती है इसमें। मंथली की बात हो रही है, अर्ली की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये उसकी पोस्ट हो गई, ये उसकी मिनिस्ट्री हो गई, ये ग्रेड पे लेवल हो गया। ये हो गई सीजीएल की बातें। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर की। आखिर स्टेनोग्राफर क्या होता है? भाई साहब, हमारे कई सारे भाई लोग होंगे जिनको मैथ्स नहीं पसंद होगी, मैथ्स से बिल्कुल एकदम हेट करते हैं, घृणा करते हैं कि मैथ्स अगर सामने आ गई तो बिल्कुल एकदम मार देंगे उसको। मैथ्स तो दूर दूर तक नहीं दिखनी चाहिए हमें, उससे हाथ जोड़ें। तो उनके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी है ना मेरे भाई, स्टेनोग्राफर एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैथ्स नहीं होती है, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर में मैथ्स का कोई यहाँ पे हाथ नहीं होता है, मैथ्स की जगह शॉर्ट हैंड हो जाता है। आइए बात देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। जैसा कि सीएचएसएल में 10+2 आप 12th पास होकर के इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें ग्रेड सी की अलग होती है, ग्रेड डी की होती है अलग। ग्रेड सी की एज लिमिट क्या होती है? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम बात करें तो 27 साल, इतनी एज लिमिट होती है इसकी, ठीक है। ग्रेड डी की एज लिमिट की बात करें तो होती है 18 से 27 साल। ग्रेड डी की एज लिमिट है ये 18 से 27 साल। और बात करें तो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है? भाई साहब 51,000 पर मंथ होती है ग्रेड सी की सैलरी पर मंथ, यू नो। ग्रेड डी की बात करें जहां पे 51,000 पर मंथ सैलरी सी की होती है, वहीं ग्रेड डी की सैलरी 36,000 के करीब होती है पर मंथ। समझ रहे हैं आप? ये हो गई स्टेनोग्राफर की। ये स्टेनोग्राफर का पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हो गया, आप लोग देख ही सकते हैं। ये है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इंग्लिश इसमें चरम सीमा पे होती है। आगे बात करें भाई साहब एज रिलैक्सेशन, भाई एज में छूट मिलती है। बात करें डिटेल में तो अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की एज की छूट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एज 30 साल 27 साल है ना, बता दिया 32 साल हो गई, 33 साल आपकी एज हो गई, ठीक है। तो कैसे भर पाएंगे? अगर आपकी जो कैटेगरी है वो SC ST है, OBC है, तो आराम से आपको छूट मिल गई ना मेरे भाई, है ना।
आराम से छूट मिल गई। तो ये होती है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है, ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, उम्र की छूट मिलती है। ठीक है, अगर आपने पीडब्ल्यूडी करके रखा है, यूनिवर्सिटी है, तो आपको 10 साल की छूट मिलती है। भाई साहब 10 साल बहुत मायने रखता है, बुढ़े में भी आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी करके रखा हुआ है, ओबीसी से है, तो आपको 13 साल की छूट मिलती है। और अगर आपने पीडब्ल्यूडी किया है और एससी एसटी से आते हैं, आपको 15 साल की छूट मिलती है। ये रही एज रिलैक्सेशन। भाई साहब फायदेमंद चीज है, हल्के में मत लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, वो है हमारी एमटीएस। ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म ये होता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बता दो। ठीक है, अनोखी कहानी क्या है इसकी। अगर आपने 10वीं पास करके रखा हुआ है, आपके पास 10वीं पास का रिजल्ट है, तो आप इसका सिंपली फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। आपने 10वीं पास किया, आपने अच्छे से पढ़ाई करके रखी, तो क्या हुआ, आपने इसका फॉर्म भरा, इसका फॉर्म भर के आपने एग्जाम दिया, एग्जाम निकाल लिया। यही सोच रहे ना आपने, यही सोचा ना आपने। भाई साहब इतना आसान नहीं होता है। इसकी कठिनाइयां सुनिए क्या होती है। इसकी कठिनाइयां क्या होती हैं? कठिनाइयां ये होती हैं, आप 10th पास है, आप इसका फॉर्म भरेंगे, आप 12th पास है, आप इसका फॉर्म भरेंगे, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आप उसका फॉर्म भरेंगे, और जो बंदे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो उसका फॉर्म भरेंगे, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी उसका फॉर्म भरेंगे, और यहाँ तक की सबसे मजेदार बात बताऊं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी इसका फॉर्म भरेंगे। ये रही इसकी अनोखी बातें। अब भाई साहब आपने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, आपने सोचा भाई मेरी ये एक सीट फिक्स हो गई ना, जो यूपीएससी कर रहा है ना वहां बैठा हुआ है, यूपीएससी कर रहा है, वो आपकी सीट ले जाएगा भाई। समझ रहे हैं, ये अनोखी कहानी है। पेपर बहुत सरल लगता है, एग्जाम बहुत सरल होता है इसका, लेकिन कंपटीशन चरम सीमा पे होता है इसमें। समझ रहे हैं, बाकी हिम्मत रखिए, जिगर में सब काम होगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल होती है, मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 से 27 साल होती है, पोस्ट वाइज होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं सिंपली। हवलदार के फॉर्म, हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ फिजिकल तैयारी होनी चाहिए। मेल के लिए आर्मी की कितनी होती है, 4 मिनट 25 सेकेंड 1600 मीटर। यहाँ कितनी होती है, यहाँ कुछ पता है कितनी होती है? भाई साहब 15 मिनट में आपको 1600 मीटर निकालना होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे चलेंगे ना, धीरे 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 चलेंगे तो भी निकल जाएंगे 1600 मीटर। 15 मिनट बहुत होता है यार, 15 मिनट। आर्मी की रेस होती है 4 मिनट 25 सेकंड, 1600 मीटर 4 मिनट 25 सेकंड में निकालनी होती है, आर्मी की रेस होती है। ये हो गई एमटीएस हवलदार की। समझ रहे हैं, 15 मिनट में 1600 मीटर। बात करें फीमेल की, 1 किलोमीटर 20 मिनट में निकालना होता है। हाइट की बात करें अगर, तो मेल की हाइट जो होती है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। और फीमेल की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करें तो फीमेल का कोई चेस्ट नहीं लेगा, मेल का चेस्ट तो चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर। ये है एमटीएस के बारे में जानकारी। तो जैसा कि मैंने आपको एसएससी के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे दी है, जिनको एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था वो सारी ये चीजें जान चुके हैं। एसएससी क्या होती है भाई साहब, डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का थोड़ा सा डाउट तो क्लियर ही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि आखिर एसएससी की तैयारी कहाँ से करें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोचिंग के बारे में। प्रयागराज के जलवा कुंजू चौराहे में एग्जाम बूटी नाम की एक कोचिंग है जो कि जलवा में सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी होती है, और यहाँ पे आप इस नंबर का उपयोग करके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो विजिट कर सकते हैं। इसके कंटेंट इतने बड़े हैं कि इस वीडियो में तो बताना संभव नहीं है, वरना लंबा हो जाएगा वीडियो, 1 घंटे की, आप बोर होके चले जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी जो कंटेंट है, इसका पूरा कंटेंट, इसकी पूरी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, ये सारी बातें रही एसएससी के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कोचिंग के कंटेंट के साथ। आखिर इस कोचिंग में कंटेंट क्या क्या मिलता है, ये कोचिंग कैसी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को नमस्कार।